हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग भारत के भूगोल के संबंध में रहेगा, जिसमें हम लोग भारत का सामान्य परिचय इस चीज़ को कवर करेंगे। इससे पहले दो वीडियोज़ आ चुके हैं चैप्टर वाइज, जिसमें कि हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का चैप्टर है, इसको इनिशियल के तौर पर मानिएगा कि ये यहाँ से सामान्य परिचय शुरू हो रहा है। उसके बाद नदी तंत्र के सारे चीज़ों को, जो शेष बची हुई नदी तंत्र हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र बचा हुआ है, इसके अलावा साउथ इंडिया के सारे नदियाँ हैं और कुछ रिफ्ट वैली की स्पेशल कुछ नदियाँ, उनको अलग तरीके से कराया जाएगा। तो 2 या 3 वीडियोज़ आएंगे जिसमें कि सारी नदी तंत्र को कवर हो जाएगा। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि किसी नदी की अवस्थाएं क्या होती हैं, उसके बारे में भी मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। तो जो जैसे मैंने बताया हुआ था, जो हम लोग का विजेता बैच चल रहा है, जो दोस्त नए आए हुए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को बता दें कि हमारा एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें कि विजेता बैच, जिसका नाम है, एक क्रैश कोर्स है, जिसमें यूपी पीसीएस 2023 और ARO 2023 को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। सारी चीज़ों को अगले 6 महीने में इसका टाइमलाइन एक वीडियो में बताया जा चुका है। टाइमलाइन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया जा चुका है। उस टाइमलाइन के आधार पे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे और हाईली यील्ड चैप्टर, जो हाईली यील्ड टॉपिक्स हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, वहाँ उन चीज़ों को हम लोग क्रमशः पढ़ते जाएंगे और अपने सिलेक्शन को मजबूत करेंगे। इसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज भारत के सामान्य परिचय को पूरी तरह से देखेंगे। और ये विश्वास मानिए, इसको करने के बाद आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो आधार है, नोट्स ये मैं देने जा रहा हूँ, ये हमारा आधार है महेश वर्णवाल के बुक से। तो इसको वीडियो के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, आपको इसका PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो उसको यहाँ से आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भारत का नक्शा है और जहाँ तक पता है कि आप लोगों को एक नया यूटी बना, मतलब जम्मू और कश्मीर को 2 न्यू यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि भारत में इस समय 28 स्टेट्स और 8 यूनाइटेड टेरिटरीज यानी यूटीज़ हैं इस समय। इसके अलावा हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को जान लेते हैं कि भारत के सबसे उत्तरतम और दक्षिणतम और सबसे पूर्वी और पश्चिम, ये कहाँ से कहाँ तक किस किस जो होता है अक्षांश पे, अक्षांश जितना अक्षांश होता है, उसको हम लोग देखें कि इससे किस अक्षांश के बीच में भारत सिचुएट करता है। तो जैसे आपको पता ही होगा, किसी भी मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे नॉर्थ होगा साउथ हो जाएगा, नीचे इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ये एटलस का तरीका होता है, मैप का तरीका होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे उत्तरतम बिंदु जो हमारा अक्षांश है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणतम पॉइंट है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। इसके अलावा जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भाग है भारत का, वो 97 डिग्री और 25 मिनट। और जो सबसे पश्चिमी भाग है 68 डिग्री और 7 मिनट। ये हमारा जो पूरा एरिया है भारत का, इस डिग्री से इस डिग्री अक्षांश जो दिया हुआ है, इन अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है भारत। तो इसमें और भी चीज़ों को जान लेते हैं कि जो सबसे लंबी चीज़ है, जो लंबाई है भारत की, वो रुकिए मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकें। जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो कितनी है? तो वह है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। और सब
चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम तक ये है 2933 किलोमीटर। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। जो ब्लू कलर में है वो एरिया क्षेत्र लंबाई चौड़ाई को बता रहा है, रेड वाला तो दिशा को बता रहा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरतम और सबसे दक्षिणतम, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिम कौन कौन से जगह हैं जो भारत की हैं, ये क्वेश्चन इसमें बार बार पूछता है। तो सबसे उत्तर में हम लोग जाएंगे तो कहाँ, इंदिरा कोल सबसे उत्तरतम जगह है। इसी तरह दक्षिणतम जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा किबूथी, और सबसे पश्चिम भाग में जाएंगे तो गुजरात में पड़ेगा गुहार मोती। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आपको पीडीएफ में समझ में आए। तो किबूथी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका पड़ेगा लेह में, अरे लद्दाख में। ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र में, और ये गुजरात में। तो ये बहुत ही बेसिक फैक्ट हैं भारत के बारे में। अब इसके अलावा आगे हम लोग चीज़ देखते हैं। जो भारत की समुद्री सीमा है उसको हम लोग जान लेते हैं कि समुद्री सीमा कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है। सिर्फ भारत नहीं, किसी भी देश की समुद्री सीमा को रिकॉग्नाइज करने का यही तरीका है। तो सबसे पहले देखिए, जो जमीन है, ये जमीन है, फिजिकल बॉडी है, फिजिकल एरिया है, वहाँ से 12 नॉटिकल मील, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है उसको कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा, टेरेस्ट्रियल सी। मतलब कि ये क्षेत्र भारत की टेरिटरी का ही एज ए पार्ट, मतलब साथ साथ चलने वाला हिस्सा है। तो भारत 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल या प्रादेशिक जल सीमा। अब यहाँ से और 12 नॉटिकल माइल, मतलब यहाँ से और 12 नॉटिकल माइल जाएंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 24 नॉटिकल माइल। ये होता है क्या? संलग्नक या संलग्न सीमा। संलग्न नहीं, संलग्न सीमा। इस सीमा के अंदर पूरे वही अधिकार रहते हैं किसी देश के अंदर, देश के जो कि एक फिजिकल बॉडी, मतलब फिजिकल एरिया के अंदर जो अधिकार हैं, शुल्क लगाना, माइग्रेशन से रिलेटेड, और इसके अलावा सीमा शुल्क हो बता ही दिया, राजकोषीय नीति, सारी चीज़ें यहाँ तक फॉलो करती हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। सीमा शुल्क, अप्रवासी कानून, राजकोषीय कानून, ये सारी चीज़ें यहाँ तक 24 नॉटिकल माइल तक लागू होती हैं। इसके आगे जाएंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक जो है,
200 नॉटिकल माइल तक ये होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो मान लीजिए कोई खनिज पदार्थ या कुछ मिलता है भारत को, तो मतलब पाया जाता है, तो भारत का अधिकार इस क्षेत्र का यहाँ तक होगा, या किसी भी देश का होता है जो भी उस देश के सीमा से 200, मतलब ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये सभी देशों के लिए लागू होता है ये कानून, कि अगर उसकी सीमा से 200 किलोमीटर तक एरिया में पाया जाता है तो वहाँ तक अपना रिसोर्सेज को अपना निकाल सकता है देश। तो भारत 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र तक जो भी चीज़ें पाई जाएंगी उस पर पूरा उसका हक होता है, उसका अधिकार होता है। इसके बाहर के जो चीज़ें होती हैं, इसके 200 नॉटिकल माइल से आगे के जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है हाई सी। हाई सी या चीज़ उच्च सागर। अब ये उच्च सागर पे किसी भी देश का अधिकार नहीं, सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ये समुद्री सीमा के बारे में आप, हमको लगता है इससे आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब आइए जरा देख लेते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो आप लोग इस पे देखते हैं दूसरे वाले मैप पे। जैसे इसमें देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, और इसमें पुदुचेरी भी आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात, ये समुद्री क्षेत्र से संलग्न सीमा वाले प्रदेश हैं। इसमें सबसे बड़ा जो समुद्री तट रखता है वो सबसे बड़ा तट गुजरात के पास, मतलब जो समुद्र में से घिरा हुआ तट है तो सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है। गुजरात। इसके अलावा और कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम लोग अपने पड़ोसी देशों को देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश है चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। यहाँ आप लोग मैप पे देखेंगे तो अफ़गानिस्तान का ये क्षेत्र भारत में के साथ सीमा बनाता है लद्दाख में। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इसके अलावा श्रीलंका है जो कि पाक जलभूमध्य से जुड़ा हुआ है, अलग हुआ है, तो इसको भी पड़ोसी देश, ये पाक स्टेट है। पाक स्टेट है और ये एक एडम ब्रिज है जिसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है। आदम ब्रिज हिंदी में माना जाता है कि यही रामायण का में बना जो लिखित ब्रिज है जो श्री राम द्वारा बनाया गया था, तो वो यही ब्रिज है। और इस पे रामेश्वर में पब्बन आइलैंड, यहाँ पे पब्बन आइलैंड है, रामेश्वर पे पड़ता है। ठीक है, ये एडम ब्रिज और पाक स्ट्रेट। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी ज्योग्राफी पढ़िए तो हमेशा एटलस के साथ पढ़िए। एटलस मस्ट है आपके लिए, एटलस के बिना
ज्योग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, खासकर मैपिंग अगर कर रहे हो तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। और एटलस मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जो वो ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड एटलस हिंदी में भी आता है, आप लोग ले सकते हैं, बढ़िया एटलस है। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि चाइना के साथ देखने में लगता है सबसे ज़्यादा सीमा भारत शेयर करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। चाइना के साथ इतने एरिया को भारत शेयर करता है सीमा के तौर पे। ये नेपाल और भूटान अलग हैं। आप जैसे इमेज देखता है आदमी तो लगता है सब कुछ एक साथ दिखता है, ऐसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सीमा अगर किसी के साथ शेयर करता है भारत तो कौन है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा सीमा क्षेत्र अपना शेयर करता है भारत। ठीक है। उसके बाद आता है चीन। चीन पहले पे नहीं दूसरे पे है। इसके बाद पाकिस्तान और चौथे पे आएगा नेपाल। ठीक है। और कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जो भारत और नेपाल चाइना, कलर में चेंज कर दूं, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा निर्धारण करता है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैं यहीं लिख देता हूं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये भारत से यहाँ पर लिख देता हूँ। मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान से रेडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान कहने का मतलब बांग्लादेश भी हो जाएगा इससे, क्योंकि ये जब की रेखा बनी हुई है तब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान था। तो इन दोनों को अब जो उस समय बना हुआ था वो रेडक्लिफ था। उस समय रेडक्लिफ रेखा बनी हुई थी, जो अभी भी मतलब अब अगर इसको देखा जाए नए परिप्रेक्ष्य में जब बांग्लादेश अलग हो चुका है तो भी रेडक्लिफ रेखा भी बांग्लादेश के साथ रहेगी। ठीक है। एक और है अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा। असल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मूलतः ये है, क्योंकि ये तब की रेखा है जब भारत का पार्ट था पाकिस्तान। तो उस समय अफगानिस्तान से अलग करने के लिए आप लोग अफगानिस्तान का पूरा युद्ध भी याद होगा, जो भारत मतलब कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को कब्जे में लेने के लिए पूरा चल रहा था, कॉलोनी बनाने के लिए, वो सब चीज़ें हैं। तो उस समय उसके बाद ये रेखा बनाई गई डूरंड रेखा, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा निर्धारण करती है। तत्कालीन भारत, वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र को ज़्यादातर, कुछ भाग यहाँ से भी हैं। इसके अलावा हम लोग और चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। एक एक क्रम में मैं बता, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ों को मैं कवर कर दूँ कि इसमें कोई चीज़ छूट ना जाए। एक बार फिजिकल एस्पेक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। सबसे पहले देखेंगे भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया को कवर करता है। 2.4% एरिया भारत में पूरे विश्व का है।
और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th आता है, आप लोग जानते ही होंगे, और जनसंख्या के दृष्टि से 2nd आता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के फिजिकल एस्पेक्ट में देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं, तो मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है 43%। उसके बाद आता है पठारी भाग, ये है करीब 28%। इसके बाद आता है पहाड़ी भाग, ये लगभग आता है 18%। और चौथे पे आता है पर्वतीय भाग, ये करीब आएगा 11%। ये क्रम है हमारे भारतीय भाग क्षेत्र का, पूरा फिजिकल एस्पेक्ट कैसे कैसे बटा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैंने बताया यहाँ पे कौन कौन से देश हैं। टोटल 18 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पहले ये 17 थे, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग होने के बाद ये 18 हो चुका है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि भारत को लगभग 2 पार्ट में एक रेखा है 23.5, जो कि कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ये किन किन राज्यों से गुजरता है आइए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, इसमें साफ शायद दिख नहीं रहा है, मैं दूसरे पे बनाता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। अब इस पे देखते हैं, इस पे ज़्यादा समय लगभग वही है, मैंने अंदाजे खींच दिया है। तो सबसे पहले गुजरात इधर से देखेंगे, फिर कुछ पार्ट राजस्थान का भी आता है, तो राजस्थान हो गया दूसरा। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, फिर हुआ झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर हुआ त्रिपुरा, और लास्ट में मिज़ोरम। यानी कि टोटल 8 जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा एक पुडुचेरी है, पुडुचेरी को हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा यूनिक चीज़ है। यूनिक चीज़ क्या है, यूनिक थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है। ये असल में 3 राज्यों में मिलता है, पुडुचेरी सिर्फ एक राज्यों में नहीं है। तो सब इसको देख लेते हैं। पुडुचेरी, ये कराईकल पुडुचेरी का ही भाग है दूसरा, फिर तीसरा है माहे और यनम, 4 पार्ट। ये 4 पार्ट मतलब किस किस, पुडुचेरी कहाँ कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु, इसके अलावा केरला और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों में इसके पार्ट मतलब कि अलग अलग शहर और मतलब कस्बे हैं। 3 राज्यों में पुडुचेरी मिलता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों चीज़ों को मैं जब आइलैंड बताऊंगा उसमें कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बताना इतने छोटे मैप में
संभव नहीं है। तो मैं एक बड़ा मैप पे उसको आइलैंड को जब कवर करूँगा तो सारे महत्वपूर्ण आइलैंड को कवर करूँगा, उसमें इन दोनों को डिटेल से मैं बताऊँगा। अब तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी नए व्यूअर आए हैं ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हमारे साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं, हमें प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे विजेता बैच से ज़रूर जुड़ें, जिसमें आप 6 महीने में सारे PCS और RO के लिए क्रैश कोर्स आपके तैयार हो जाएं, आपके सारा रिवीजन हो जाएगा। प्री के लिए डेडिकेटेड वो कोर्स किया जा रहा है, तो आप इसमें सभी चीज़ों को कवर कर सकेंगे और रिवीजन अपना अच्छे से कर सकेंगे, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकेंगे। ये बैच स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बार बार प्री में फेल हो जा रहे हैं, तो अपने रिवीजन, जो हमारा मोटो है रिवीजन इज़ द की, इस थ्योरी पे हम लोग काम करते हैं। तो उस थ्योरी को लागू करके आपको रिवाइज कराते हुए कम सोर्स को पढ़ना है और रिवीजन ज़्यादा करना है, इस थ्योरी पे काम करना है। ऐसा नहीं कि लाल पीली किताब मार्केट में देखी उठा के लेते आए। अपने आप को किताबों से ज़्यादा फालतू किताबों से दूर रखना है। बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को कवर करना है, स्पेसिफिक चीज़ों से आपको हर चीज़ को कवर करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, सभी बुक्स जो आपको मार्केट से जा के किताबें 10 लाएंगे, उससे अच्छा यहाँ से आप वीडियो देखिए। बस आपको सारी चीज़ें, आप विश्वास मानिए 6 महीने में आप अपने आप को देखेंगे कि कितना आप इन चीज़ों को कवर कर चुके हैं जो अब तक नहीं कर पाए थे। और बहुत सारी आपको यूनिक और नई चीज़ें पता चलेंगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप हमेशा छोड़ते आए हैं। इसके अलावा मैंने एक प्री कैसे क्रैक करें और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम PCS क्लियर करने का, RO 2023 को क्लियर करने के लिए, उसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको भी ज़रूर आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। अभी ये इस चीज़ को मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ पूरी तरह से, जो भारत का सामान्य परिचय है पूरी तरह से कवर हो चुका है। इसके बाद आगे वाले चैप्टर में हम लोग अन्य चीज़ों को करेंगे। इसको देखने के बाद आप लोग जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, इससे कोई भी आपकी चीज़ छूटी कि नहीं। जो मैंने पढ़ाया है इसमें दिया है वो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें आती नहीं है सामान्य परिचय के बारे में। अन्य जो चीज़ें मैंने थोड़ी मोड़ी छोड़ी हुई हैं, जैसे मैंने द्वीप समूह जैसे बता दिया, तो उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें ज़्यादा डिटेल अच्छे से मैं करा पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।